हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। ये टॉपिक सोशियोलॉजी के अंदर आता है और सेकेंड यूनिट में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड लर्न टू बी पार्टिसिपेट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि जो सोशलाइजेशन होता है, जो समाजीकरण होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है, कैसे सोसाइटी का मेंबर बनना है, या समाज में रह रह कर हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। ये सब चीज़ें सोशलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। जैसे समाज में हम क्या करते हैं, समाज में कैसे हमारी सहभागिता होती है, किन किन कामों में हम सोसाइटी का या समाज में अपना हाथ बटाते हैं, सोसाइटी के अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए हम क्या क्या करते हैं। ये सब चीज़, ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये समाजीकरण कहलाता है या इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये इसको पॉइंट्स में हम लोग कवर करेंगे। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम बर्थ कंटिन्यूस इवन आफ्टर डेथ। इसका मतलब ये जो सोशलाइजेशन है, ये हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों का जन्म होता है, तो जन्म हम लोगों का कहाँ होता है, एक समाज में होता है। तो मतलब जन्म लेते ही हम लोग एक समाज के भाग बन जाते हैं, एक पार्ट बन जाते हैं। तो हमारे जन्म से स्टार्ट होकर के ये हमारे मृत्यु तक चलता रहता है। समाज में ही हम लोग रहते हैं, समाज के बेटरमेंट के लिए कार्य करते हैं, अपने वो फैमिली को इम्प्रूव करते हैं, एक सोसाइटी में स्टेटस अपना बनाते हैं। तो ये सब होता है सोशलाइजेशन में, ठीक है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। जो सोशलाइजेशन है या जो समाज हमको क्या सिखाता है कि हमको कैसे बिहेव करना है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, अपने सोसाइटी से सीखते हैं, हम अपने समाज से सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ डन थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। इसका मतलब ये है, जो समाज होता है या जो समाज की चीज़ें हम सीखते हैं, वो हर जगह से सीखते हैं। जैसे फॉर्मल में होता है, जैसे ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब में, किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, वहाँ पे हम फॉर्मली बिहेव करते हैं, वहाँ से हम आचरण सदाचार सीखते हैं। और इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब जैसे हमारी हो गई फैमिली, होगी हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया, इन सब से भी हम सीखते हैं। जो हमारी बॉन्ड बनते हैं, जो हम अफेक्शन, लव सीखते हैं, ये अपने परिवार से सीखते हैं, ये अपने हम दोस्तों से सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। तो यही कहा गया है कि समाज में हर चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। कुछ फॉर्मली वे में सीखने को मिलती है, कुछ इनफॉर्मली वे में सीखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड बेसिक डिसिप्लिन इन एन इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि समाज में रह करके ही हम अपने बेसिक डिसिप्लिन सीखते हैं। जैसे किसी भी सोसाइटी में हम रहते हैं, तो आपको पता होगा, आप जहाँ रहते होंगे वहाँ के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हो, तो किसी किसी फैमिली में होता है सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद अपना डेली का वर्क करके पूजा करना। ये सब हमारे आचरण है, हमारे सदाचार है, जो हमको फैमिली सिखाती है। इसी तरह अगर हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे वो फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो उनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। तो यही कहा गया, और ये सब सीख करके हम अपनी लाइफ में उनको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं, और इससे हमारा डिसिप्लिन बनता है, बिहेवियर अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो जो पहला टाइप है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन, इट इज़ बिटवीन इंडिविजुअल एंड द पीपल इन देयर लाइफ विद हुम दे हैव प्राइमरी रिलेशन लाइक रिलेटिव्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसका मतलब ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो हमारा सामाजिकरण है, वो बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है। या जब हम कैसे सीखते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हमारे परिवार में जन्म होता है, ठीक है, तो हम फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, उसके बाद हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे सीखते हैं, उनसे कैसे उनसे बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, अपना कल्चर सीखते हैं, अपना ट्रेडिशन सीखते हैं। तो हमारा जो सीखने की प्रक्रिया है, जो हमने अभी सोशलाइजेशन की डेफिनेशन वो पढ़ी थी कि द प्रोसेस, तो हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे जन्म से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम किससे सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं। तो यही है जो बेसिक टाइप है, वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसका मतलब ये है, इट इज़ बिटवीन इंडिविजुअल एंड द पीपल इन देयर लाइफ विद व्हेन दे हैव सेकेंडरी रिलेशनशिप लाइक स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस। अब इसका मतलब ऐसा समझिए कि जब हम बड़े होते हैं, अभी तक हम अपने फैमिली से सब कुछ सीख रहे थे, अब हम जब बड़े होते हैं तो अपनी स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं। तो उसके बाद हम कहाँ से सीखते हैं, अपने स्कूल में सीखते हैं। जैसे टीचर्स हमको सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, हमारे वहाँ पे फ्रेंड्स बनते हैं, वो उन सब चीज़ों से, मतलब उन सब लोगों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और उसके बाद कॉलेज, ऑफिस, ये सब दिए गए जिनसे हम सेकेंडरी रिलेशन बिलोंग करते हैं,
हैं, जिनसे हमारे सेकेंडरी रिलेशन होते हैं, उनसे हम क्या क्या सीखते हैं, ये हमारे सेकेंड सोशलाइजेशन में आता है। उसके बाद है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इसमें पढ़ते हैं, एन इंडिविजुअल एस्योर्स टू बी द मेंबर लाइफ अ चाइल्ड प्ले वेरियस रोल लाइक अ डॉक्टर, फादर, नर्स, पॉलिटिशियन, मदर, इटीसी। इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझिए, जो एक बच्चा होता है वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जब बड़ा हो गया तो वो एक माँ के लिए बेटा है, एक बहन के लिए भाई है, एक पिता के लिए पुत्र है, और जब वो ऑफिस में जा रहा है तो वहाँ के लिए एक वर्कर है। तो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कितने रोल प्ले करता है। जैसे आपने सुना होगा कि वुमेन के लिए कहा जाता है कि माँ का रोल, बहू का रोल, बेटी का रोल, बहन का रोल एक साथ कितने रोल प्ले करती है। उसी तरीके से कि इंडिविजुअल को बोला गया है कि वो साथ ही साथ किसी बेटी का पिता हो सकता है, किसी समाज के लिए वो डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक साथ उसको कितने रोल प्ले करने पड़ते हैं, और ये सब उसको कहाँ से इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये सोसाइटी से वो सीखता है जहाँ पे वो रहता है। किसी के लिए भाई होगा तो किसी के लिए पिता होगा, किसी के लिए दादा होगा। तो मतलब ये कहाँ से आया, ये अगर हम सोसाइटी में रहेंगे तभी तो हमारे रिलेशन बनेंगे, तभी तो हमारा बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा थर्ड टाइप्स में है। उसके बाद अगली हम पढ़ते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस टू ब्रिंग चेंज ऑन द व्यू ऑफ इंडिविजुअल एंड लर्निंग फेज ऑफ लाइफ। एडल्ट सोशलाइजेशन में आता है कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में जो हम रहते हैं, जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी किसी के लिए चेंज होने लगता है। सपोज जैसे बचपन में हम खेलते हैं तो हमारे फ्रेंड्स दूसरे होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बदल जाते हैं। किसी भी पढ़ाई को लेकर के, ज़िंदगी को जीने को नज़रिया को लेकर के हमारे परसेप्शन चेंज होते रहते हैं, हम इंटेलेक्चुअल होते रहते हैं, हमारे जो परसीव करने की क्षमता है वो भी चेंज होती रहती है। तो कहते हैं ना कि समय के साथ परिवर्तन आना कंपलसरी है। तो वही जो समय के साथ परिवर्तन आता है, जैसे बच्चे से बड़े होते होते, बूढ़े होते होते जितने भी चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, हमारी सोच में, वो सब आते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन के अंदर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रीसोशलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ओल्ड बिहेवियर एंड एक्सपेक्ट द न्यू बिहेवियर। इट अकर्स थ्रू आउट द ह्यूमन साइकोलॉजी। इसका मतलब ये है, रीसोशलाइजेशन से आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आज से कुछ समय पहले दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये समाज में थी, ये कुरीतियाँ थी, लेकिन थी, इनको लोग अच्छे से एक्सेप्ट करते थे, इनको अपना ट्रेडिशन बोलते थे, कल्चर बोलते थे। लेकिन आज वही जो है उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है। तो यही है, जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमारा पुराना वो सोशलाइजेशन है, उसको रिन्यू करना, उसको रिन्यूअल करना, ये सब आता है रीसोशलाइजेशन के अंदर, कि हम उसको नए तरीके से कैसे अडॉप्ट करते। जैसे पुराने समय में वेस्टर्न कल्चर को अंग्रेज लोग लाए थे तो वो इनके लिए था, हम लोग उसको उतना अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन अब आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर को कितना फॉलोअप किया जाता है। तो हमारे सोसाइटी का रिन्यूअल ही तो हुआ, हमारी सोसाइटी नई हुई, नई नैतिकता की ओर बढ़ रही। जैसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, धीरे धीरे आज कितनी टेक्नोलॉजी आई है। तो ये जो रीसोशलाइजेशन एक पॉजिटिव वे में हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर के नेगेटिव, वो पॉजिटिव वे में हुआ है। अब जैसे आज देखा पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, तो ये नेगेटिव वे में भी हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक प्रोसेस है जिसमें हम सोसाइटी को चेंज करते हैं, हम अपने परसेप्शन से चेंज करते हैं, अपने कार्यों से चेंज करते हैं, वो आता है रीसोशलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग कवर करते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है, उसका हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब सबसे पहले बच्चा छोटा होता है तो उसका चाइल्डहुड फेज चल रहा होता है, तो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्डहुड। ठीक है। उसमें जो पहला पॉइंट है, अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस बाय फैमिली, स्कूल एंड पीयर ग्रुप फ्रॉम बर्थ टू 13 ईयर। जब एक बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले कहाँ रहता है, घर में रहता है, अपनी फैमिली में रहता है। तो किसके द्वारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, अपनी फैमिली के द्वारा, छोटे छोटे अपने कज़न्स के द्वारा, अपनी वो फ्रेंड्स के द्वारा। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो अपने जो स्कूल में उसके पीयर ग्रुप होते हैं, लाइक उसके सिमिलर एज वालों से वो इन्फ्लुएंस होता है, उनसे सीखता है। तो बचपन में क्या प्रभाव पड़ता है, बचपन में हमारा जो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, वो हम अपने रिलेटिव्स या अपने क्लोज लोगों से कितना सीखते हैं, ये सब प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी जैसे बॉन्ड बनाना, जैसे माँ बेटे का प्यार होता है, तो जो सबसे पहला उसका बॉन्ड होता है उसके कजिन्स के साथ, उसके मदर फादर के साथ, वो कहाँ से सीखता है, फैमिली से। तो ये बेसिक है कि जो उसका बच्चा जब चाइल्डहुड फेज़ में होता है तो वो जो सीखता है, बॉन्ड बनाना, गुस्सा, एग्रेशन, ये सब अपने फैमिली से सीखता है।
तो यही सब है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन एडोलेसेंस एंड एडल्ट। इसमें ये होता है जो एडल्ट एज होती है या मतलब जो टीन एज होती है उसमें बच्चे कहाँ से सीखते हैं, उसमें बच्चे क्या सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं। ठीक है, इस समय वो बड़े हो चुके होते हैं, उनके टीनेजर फ्रेंड्स होते हैं, वो अच्छी बुरी आदतें अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं। लाइक स्मोकिंग करना, ये बच्चे इसी एज में सीखते हैं। ड्रग्स लेना, ये सब बच्चे क्राइम करना, ये इसी एज में सीखते हैं। तो जो एडोलेसेंस स्टेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे को इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंट का इसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई बच्चे, जैसे कल्चर इन्वायरमेंट ऑल्सो फैक्ट अफेक्टेड द चाइल्ड्स बिहेवियर, जो जब वो बड़ा हो जाता है उसको समझ हो जाती है, अच्छे बुरे की उसको समझ होती है। वो कल्चर को अगर फॉलो अप कर रहा है तो उसमें वो पूछता है, उसको क्वेश्चंस करता है कि क्यों हो रहा है ये। जैसे सपोज दैट होली का त्यौहार है तो क्यों मनाया जा रहा है, ये सब वो पूछता है। तो इन सब का उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो एडल्ट स्टेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बच्चे या एक इंडिविजुअल की लाइफ में। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट है, हम लोगों ने चाइल्डहुड में इन्वायरमेंट का इफेक्ट पढ़ लिया, एडल्ट में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ओल्ड एज में। ओल्ड एज में इन्वायरमेंट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इट इज़ एन ओल्ड एज पर्सन लर्न हाउ टू लिव एंड इन डिफरेंट एंड डायनेमिक कल्चर। इसका मतलब ये है जो वृद्ध लोग होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, वो इस चेंज हो रहे कल्चर में या चेंज हो रहे इन्वायरमेंट में वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कैसे रह सकते हैं, ये सब सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ ओनली फॉर अ ब्लास्ट दैट फ्यू ओल्ड एज में प्रूव अ स्टेज ऑफ कंटेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये है जब वृद्ध लोग हो जाते हैं तो वो एक सेक्रीफाइस करने लगते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे वृद्ध हो गए, जैसे हमारे दादी बाबा लोग होते हैं, हमारे घर में रहते हैं, ठीक है, हम उनके साथ रहते हैं लेकिन उनको फिर हम लोग नेग्लेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, अब हम अगर आजकल देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा वो चल रहा है, उसको ज़्यादा लोग वो अपनाते हैं। तो जॉइंट फैमिली से हट करके न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने दादा दादी को, हमारे एल्डरली पीपल को। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वही कहा गया है कि ये उन लोगों के लिए, वृद्ध पीपल के लिए एक डायनेमिक कल्चर है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में लोग दादी बाबा के साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन अब यहीं पर उसको नकारा जाता है। उनके साथ रहना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो सब अकेले अकेले रहते हैं। जैसे पार्क में जाते हैं, वो लोग अपने ग्रुप के साथ बैठते हैं तो उन्हीं के साथ रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरे बेटे बच्चे, मेरे जो ग्रैंड सन्स हैं, डॉटर्स हैं, उनके साथ हम समय बिताएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये सब बताया गया कि इन्वायरमेंट का यही असर वृद्ध लोगों पर पड़ता है। जैसे वृद्ध लोग होते हैं वो नए कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है तो आपको पता होगा कि जैसे दादी बाबा लोग होते हैं वो ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं कर पाते, उनको नहीं पता होता कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है, लैपटॉप को कैसे यूज़ करना है, मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ करना है। तो ये सब वो जो नए ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये सब हम उनके साथ हमको घुल मिल करके रहना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। तो एल्डरली पीपल के लिए ये सब नए वो चैलेंजेस है जिनको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हीं के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, उसी को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। जो सबसे पहले हम लोगों का राइट है, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है समानता, कि समानता का अधिकार हमको दिया गया है। हमारे समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसके अगेंस्ट में कई लॉ हैं, आप उन पे केस कर सकते हैं। तो ये राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है। किसी भी कास्ट पर, फेस मतलब कलर के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर हम लोग उसको असमान नहीं कह सकते, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी हमें यही सिखाता है कि हम सभी बराबर हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हम सब इक्वल है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, किसी को किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी राइट सिखाता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि स्वतंत्रता का अधिकार। हम इंडिया में रहते हैं, हमें हर तरीके की स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, हमें बोलने का अधिकार है। हमें कोई भी यूनियन बनाने का अधिकार है। यूनियन का मतलब कोई भी संघ बनाने का अधिकार है। हम कभी भी कोई भी कंपनी खोल सकते हैं, कोई बिजनेस खोल सकते हैं। इसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या हमें कोई रोक टोक नहीं सकता है। तो ये सब राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। जैसे हम किसी भी प्रोफेशन को ले सकते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप क्यों डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये सब आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर। और आप डिटेल में वो बिल लिखा है, मैं इसको हिंदी में समराइज़ कर रही हूँ।
नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 में कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, फोर्स्ड लेबर, नथिंग इन द आर्टिकल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस इन पब्लिक पर्पज। इसका मतलब ये है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिक का मतलब होता है बच्चों का या वृद्ध लोगों का या अडल्ट का ही व्यापार किया जाता है, इंसानों को बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, तो ये इलीगल है। तो इसके लिए इसके अगेंस्ट में भी लॉ है। अगर आप ये क्राइम कहीं पर देखते हैं तो आप केस कर सकते हैं और आप उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। ये आर्टिकल 23 में कहा गया है। और आर्टिकल 24 में कहा गया है चाइल्ड लेबर या ओल्ड एज लेबरी ना कराने के लिए। जैसे चाइल्ड लेबर का मतलब अंडर 14 ईयर एज पर लोग चाइल्ड लेबर कराते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब जब घर वर बनते हैं तो 14 साल के छोटे बच्चों से काम करवाते हैं या उन्हें प्रेशराइज करते हैं, फोर्स्ड लेबर करवाते हैं। ये सब भी क्रिमिनल के अंदर आता है, मतलब ये सब भी क्राइम है। तो ये सब भी हमारे मतलब राइट पर आता है। अगर ये आप कहीं होता देख रहे हैं या आप ही खुद इसके शिकार हैं तो आप इसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, इसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब कि इंडिया में आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप बेसिकली इसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करिए। आपको यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब रिलीजन को फॉलो करने के लिए भी फ्रीडम दिया गया है। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में बात करता है। पॉइंट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फ्रेंड्स, हम इसको हिंदी में समराइज़ कर रहे हैं। इंग्लिश में अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसको पॉज करके वीडियो नोट्स बना लीजिएगा। तो ये जो राइट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये कहता है कि आप इंडिया में रहते हुए किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। आप क्रिश्चियन हैं तो हिंदू कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, कि हिंदू हैं तो मुस्लिम के, सिख के, मतलब कोई भी ट्रेडिशन या कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। आप पे कोई भी फोर्स होकर के किसी भी कल्चर को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप केवल इसी कल्चर को फॉलो करिए, केवल इसी धर्म को मानिए। और एजुकेशन राइट के बेसिस पर ये कहा गया है कि अगर आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्रीडम के साथ पढ़ सकते हैं, आपको कोई वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा या किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। जो भी आपको एजुकेशन चाहिए, आपको जो भी पढ़ना है, बीटेक करना है, बीसीए करना है, एमबीबीएस करना है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कोई भी स्टडी कर सकते हैं, आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे इसी राइट में कहा गया है। और ये हमारा जो कल्चरल एजुकेशन राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट होता है। फंडामेंटल राइट का मतलब कि हमारा बेसिक अधिकार है, इसके लिए हम लड़ सकते हैं और ये हमको कोई भी प्रेशर करके मना नहीं कर सकता है। सब हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो ये राइट है, ये राइट कहता है कि अगर आप पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार है, वो ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। ज़बरदस्ती थोपने का मतलब आपको प्रेशराइज करके मानने पर कहा जा रहा है या उन राइट्स को मानने पर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप केवल इसके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को फाइल करके आप उन अधिकारों के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वहाँ पे ये भी था राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का अधिकार था, आप कितनी भी संपत्ति रख सकते थे। लेकिन इस फंडामेंटल राइट के बाद एक जो केशवानंद भारती केस दर्ज हुआ था, उसमें उनके संपत्ति के अधिकारों का हनन किया जा रहा था, तो उन्होंने इसी राइट का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इस राइट का यूज़ करके उस पर्टिकुलर राइट पर केस किया और जिससे राइट टू फ्रीडम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही किसी बात से प्रॉब्लम हो रही है, किसी आर्टिकल से आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनके खिलाफ भी आप केस दर्ज कर सकते हैं। और ये बात कहता है हमारा ये आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने अपने राइट्स पढ़ लिए, अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में या जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए एक सोसाइटी में। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको याद होगा हम लोग सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये प्रत्येक नागरिक के कार्य हैं, ये करना ही चाहिए। तो जो पहला है to abide by the constitution and respect its ideals, institution, the national flag, the national anthem। जो हमारी फंडामेंटल फर्स्ट ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंग ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमको सम्मान देना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए।
जो उसके आदर्श हैं उसके आदर्शों पर चलना चाहिए। उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको सम्मान करना चाहिए। आप लोगों को पता है जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के उतने समय तो हर घर में झंडा लगा होता है, लेकिन ये जो बेसिक प्रॉब्लम है कि उसके 2 दिन बाद ही रोड पर वो पड़े रहते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि जैसे हम 26 जनवरी को झंडे का सम्मान करते हैं, वैसे पूरे साल हमारे लिए 26 जनवरी होनी चाहिए। पूरे साल हमको झंडे का सम्मान करना चाहिए। और जो हमारा नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगान है, इन सब काम को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, नेशनल प्रॉपर्टी है। उसके बाद है टू चेरिश फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये फंडामेंटल ड्यूटी हमको कह रही है कि हमें जो हमारे जो आइडल्स हैं, मतलब जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे आदर्श है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको चेरिश करना चाहिए। इन सबके नाम उत्साह बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। और अपने इन्होंने हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए खुद फांसी पर चढ़ गए। तो हमें इस बारे में लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप भी इनकी तरीके बने और एक लॉयल बने। ठीक है, अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति लॉयल बने। फिर टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है जो हमारे देश की गरिमा है, जो हमारे देश की गरिमा है उसको बनाए रखें। एकता मतलब सोवरेनिटी, उसकी गरिमा को बनाए रखें, एकता को बनाए रखें, इन सबको मेंटेन करके चलें। यही हमारा फ़र्ज़ है, एक भारतीय नागरिक होने के आधार पर यही हमारा फ़र्ज़ है। अगर लाल किला जैसे वो नेशनल प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, तो उस पर जा कर के, वहाँ पर जा कर के हम उसको तोड़ फोड़ ना करें। जो भी हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है उनका सम्मान करें, अपनी एकता को बनाए रखें और सबका सम्मान करें। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको अच्छे से फॉलो करें। उसके बाद है टू प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये पॉइंट फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो हमारे देश की हार्मनी है, जो हमारे देश की एकता है, इसको प्रमोट करें। और जो जैसे हमारे कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदुस्तान में भाईचारा मिलता है। भाईचारा यही मिलता है कि यूनिटी होती है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करें, इन सब चीज़ों को और एकता में मजबूती दें और इन सब चीज़ों को प्रमोट करें। इन्फ्लुएंस हो, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो, एक दूसरे का सम्मान करें, बात माने। और जो है ट्रांसेंडिंग रिलीजन का मतलब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म का सम्मान करें, मुस्लिम है तो सिख, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। एक लिंग्विस्ट का मतलब कि सबकी भाषाओं का सम्मान करें। जितनी भी हमारे देश में 22 से 24 भाषाएं बोली जाती हैं उनका सम्मान करें। और उसके बाद है कि जो प्रैक्टिसेस होती रहती है, मतलब कि जो नए नए वो आते रहते हैं, मतलब कि लॉ आते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं, इनको फॉलो अप करें और अच्छे से इनको फॉलो अप करके हमारी देश की जनता को जागरूक करें। और जो मेन पॉइंट कहा गया है कि वुमेन का सम्मान करें। इंडिया में मातृत्व को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो इन सब चीज़ों का सम्मान करें, इन सब चीज़ों को प्रमोट करें, एक दूसरे को अच्छे आदर से सिखाएं और इन्फ्लुएंस हो। तो फ्रेंड्स हमारी यही कुछ बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फ्रेंड्स इतनी ही नहीं, हमारी ड्यूटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन आप कुछ को फॉलो करके हमारे देश में योगदान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने सोशियोलॉजी यूनिट की 2nd चैप्टर इंडिविजुअल, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सोशलाइजेशन, इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर लिया। हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर मैंने कहीं पर स्पीड से समझाया है या कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। मैं उसको पढ़ूंगी और अच्छे से रिस्पॉन्स भी करूंगी। और आपको कोई हेडिंग क्लियर नहीं हुई है तो उस पर अगला सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।